नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। मनी गुरु देख रहे हैं आप। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की लोकप्रियता को देखते हुए अब इस फंड के बहुत सारे भाई बहन मार्केट में आ गए हैं। मतलब ये है कि अब इन फंड्स के बहुत सारे नए विकल्प आ गए हैं, जैसे एफओएफ, एक्टिव पैसिव, यानी कि अब एक ही एएमसी के पास कई तरीके के मल्टी एसेट फंड होंगे, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि निवेशक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि अलग अलग विकल्पों के रिटर्न में बड़ा अंतर भी देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए कौन सा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रहेगा सही, ये जानेंगे हम आज के हमारे इस शो में। हमारे साथ इस शो में है अनराटी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पारवे, साथ ही हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में ही बोला ऋषिकेश, की मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बहुत सारे भाई बहन आ चुके हैं। सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। ये जो परिवार बढ़ा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का, वो किस तरीके से इसको देखें? स्मिता जी नमस्ते, हर्षवर्धन जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो हाल फिलहाल फरवरी में ही एक नया 3 नए विकल्प आए हैं मल्टी एसेट कैटेगरी में। ट्रेडिशनली एक कैटेगरी हुआ करती थी जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी, ओवरलैप का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी जो नए विकल्प आए हैं, जैसे सिबलिंग्स कहा जाता है। सिबलिंग्स के मतलब ये होता है भाई बहन, जैसे आपने सही फरमाया स्मिता जी की सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। इसके कुछ भाई बहन आए हैं, इसी अंतर्गत कुछ विभाजन हुआ है, और क्या विभाजन हुआ है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें प्रमुखता से देखें तो 3 विकल्प आए हैं। सबसे पहला विकल्प है एक्टिव। एक्टिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक्टिव फंड्स जो होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं, उनका समावेश होगा। दूसरा है पैसिव। पैसिव का मतलब होता है ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स, उसका समावेश होगा। और तीसरी कैटेगरी या तीसरा विकल्प जो आया है उसे ओमनी ये नाम से बुलाया जाता है। ये एक मिश्रण होगा एक्टिव और पैसिव का। तो अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली एक कैटेगरी हुआ करती थी, अभी इसमें 3 सब कैटेगरीज आई है। सबसे पहली कैटेगरी जैसे मैंने बोला एक्टिव है, जिसमें एक्टिव फंड्स का समावेश होगा। दूसरा है पैसिव, उसमें पैसिव फंड जैसे इंडेक्स और ईटीएफ फंड्स होंगे। और तीसरा ओमनी, ये मिश्रण होगा एक्टिव और पैसिव का। तो ये ऊपर से अगर बताया जाए क्या परिभाषा है इन सिबलिंग्स की, तो इसके मायने ये होते हैं। अब ये सिबलिंग्स तो आ गए हैं, तो जानना जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों, आखिरकार की जरूरत इसकी पड़ी। आप बताइए ऋषिकेश की इस फंड के सिबलिंग्स की जरूरत पड़ी क्यों? हर्षवर्धन अगर देख जी, माफ कीजिएगा ऋषिकेश, ये सवाल मेरा हर्षवर्धन से था। ओके, वेल स्मिता, देखिए अभी आज की तारीख में अगर हम देखें, जो पिछले 1 और 2 साल के जो रिटर्न्स रहे हैं फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स की अगर मैं सिंपली बात करूं, दे हैव बीन स्टेलर। जो लास्ट 1-2 साल के रिटर्न्स आपको प्रेशियस मेटल्स ने दिए हैं, आपको इक्विटी ने उतना ही नाराज किया है। सो बेसिकली क्या हुआ है कि जो जो इन्वेस्टर्स मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्टेड थे पहले, जब ये गोल्ड एंड सिल्वर की रैली शुरू हुई, उसके पहले जिन्होंने मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्ट किया था, आप देखेंगे उनके रिटर्न्स जो हैं, मल्टी एसेट फंड्स के रिटर्न्स हैं, वो डबल फिगर में, हाई डबल फिगर्स में है। और जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऑलमोस्ट फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न्स मिला है। तो सडनली लोगों का जो ध्यान है वो मल्टी एसेट फंड्स की तरफ गया है। रॉन्ग कारणों से उन्होंने सिर्फ रिटर्न्स देख के उस पे उस पे ध्यान दिया है। पॉइंट ये है कि मल्टी एसेट फंड्स पिछले 1 या 2 साल में क्यों पॉपुलर हुए हैं या क्यों इतना अच्छा रिटर्न दिए हैं, क्योंकि अंडरलाइन उनमें गोल्ड एंड सिल्वर का इन्वेस्टमेंट था। तो ये सही कारण है जिस हिसाब से मल्टी एसेट फंड्स ने अच्छा किया है। नेवरदलेस ये कैटेगरी बहुत अच्छी है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, की कोई भी इन्वेस्टर को एक अगर मल्टी एसेट फंड अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं, तो उनका एसेट एलोकेशन का जो मकसद है वो काफी हद तक पूरा हो जाता है। इसमें आपके पास इक्विटी है, आपके पास डेट है, आपके पास कमोडिटीज इन द सेंस प्रेशियस मेटल्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, गोल्ड एंड सिल्वर आ जाता है, इसमें रीट्स आ जाते हैं। तो इसमें इट्स एज द वर्ड सजेस्ट मल्टी एसेट फंड। तो मल्टीपल एसेट्स आप अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। तो पिछले 1 या 2 साल में इसका जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है वो रिटर्न्स की वजह से बढ़ी है, लेकिन ये प्रोडक्ट जेन्युइनली एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, जहां पे आपको मल्टीपल एसेट्स एक ही पोर्टफोलियो में मिल जाते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि रीबैलेंसिंग, जो हमने हमेशा कहा है कि आप एक एसेट एलोकेशन प्लान शुरू करते हैं, 1 साल बाद
सारे एसेट्स की अलग-अलग परफॉर्मेंस की वजह से एलोकेशंस चेंज हो जाते हैं। तो आपको जहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ है, वहाँ बेच के जहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, उसे रीबैलेंस करना होता है। मल्टी एसेट फंड में जब एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है कि कितना वो इक्विटी में रखेंगे, कितना डेट और कितना प्रेशियस मेटल्स में, अगर प्रेशियस मेटल्स में एप्रिसिएशन हो गया और इक्विटी में एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, फंड मैनेजर ऑटोमैटिकली प्रेशियस मेटल्स बेचेंगे और इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाएंगे। ये काम इन्वेस्टर्स यूजुअली अपने आप से नहीं करते हैं। तो मल्टी एसेट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ये ऑटो रीबैलेंसिंग अपने आप हो जाती है। तो आई थिंक एक अच्छी कैटेगरी है जो लोगों को अभी ध्यान में आ रहा है, इन्वेस्टर्स उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं हाइलाइट क्यों कर रहा था कि गलत कारणों से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें सही कारण से एक्सेप्ट करना चाहिए जो स्कीम की ऑब्जेक्टिव्स है। जो पिछले 1-2 साल के परफॉर्मेंस रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आगे भी वही हो। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप किस पर्पज़ से मल्टी एसेट फंड में आ रहे हैं। अच्छी कैटेगरी लेकिन सही कारण से आप उसे चुनें। अक्सर यही होता है, जैसे कहते हैं ना, बाजार में तेजी देखकर ही लोग निवेश करना शुरू करते हैं, मंदी में कोई निवेश नहीं करता। वैसे ही यहाँ भी होता है, जब लोग पिछला रिटर्न देखते हैं, उसी रिटर्न को देख के सोचते हैं आगे भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए ऋषिकेश, क्योंकि मेन कंसर्न तो ये है कि बहुत सारे विकल्प आ गए। ठीक है, पहले से भी लोगों को कन्फ्यूजन तो रहता ही है कि आखिरकार निवेश करे कहाँ और किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाएं। अब यहाँ तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के ही इतने सारे विकल्प हो गए, अब इसको कैसे चुनेंगे? ये भी अपने आप में एक सिरदर्दी तो है। जी बिल्कुल, सिरदर्द नहीं माना जाएगा, ऑन द कॉन्ट्ररी क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि अभी जिनको एक्टिवली मैनेज फंड्स में निवेश करना है, ये फंड ऑफ फंड के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्टिवली मैनेज फंड्स में जिनको निवेश करना है, एक्टिवली मैनेज फंड्स में आप तब निवेश करते हो जब आपको अल्फा जनरेट करना होता है। एक थोड़ा समय लूंगा अल्फा समझाने के लिए। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो केवल इसी कारण से कि आप निफ्टी से थोड़ा ज्यादा कमाए। तो वो थोड़ा ज्यादा जो मैं कह रहा हूँ उसे हम फाइनेंस की टर्म में अल्फा कहते हैं। तो आपको अगर अल्फा जनरेट करना है तो आपको एक्टिव ये कैटेगरी में निवेश करने की सहूलियत मिली है। अगर आपको वो रिस्क नहीं लेनी है, आपको अल्फा नहीं चाहिए, वो थोड़ा ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, तो आप और इंडेक्स को मिमिक करना चाहते हो और इंडेक्स की तरह रिटर्न चाहते हो कि निफ्टी ने अगर 15% का रिटर्न दिया तो मुझे भी 15% का रिटर्न मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उसके लिए आपको पैसिव में आप निवेश कर सकते हो। और उन दोनों के बीच में अगर संतुलन चाहते हो तो आप ओमनी में निवेश कर सकते हो। तो ये जो 3 कैटेगरीज हुई है, वहां से काफी क्लैरिटी मिल सकती है निवेशकों को कि आपको निवेश का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपका लक्ष्य क्या है, आप ये जो निवेश कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो। अगर आपका लक्ष्य अल्फा जनरेट करना है तो आप एक्टिव कैटेगरी की तरफ जा सकते हो। आपको अगर इंडेक्स की तरह रिटर्न्स चाहिए, जितना गोल्ड ने दिया उतना चाहिए, इक्विटी ने दिया है उतना चाहिए, तो उसके लिए आप पैसिव में निवेश कर सकते हो। और दोनों का मिश्रण चाहते हो रिस्क मिटिगेट करने के लिए, तो आप ओमनी का चुनाव कर सकते हो। तो इससे काफी खुलासा होगा, क्लैरिटी आएगी निवेशकों के दिमाग में कि करना क्या है करके। जैसे हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि हाल फिलहाल में मल्टी एसेट ने काफी ट्रैक्शन गैदर किया है, लेकिन एट द सेम टाइम निवेशक कंफ्यूज भी काफी ज्यादा हद तक है कि कहाँ निवेश करना है। क्योंकि उनके हिसाब से मल्टी एसेट फंड में अगर निवेश करोगे तो अच्छा रिटर्न होगा। जैसे हम रीसेंसी बायस कहते हैं। रीसेंसी बायस इसलिए आ रहा है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर ये कैटेगरीज का आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, एक अच्छा रिसर्च करोगे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप बहुत सहजता से निवेश कर पाओगे। तो कुल मिलाकर थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न तो है। क्या आप ये मानते हैं हर्षवर्धन के विकल्प भले ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में बढ़ा है, लेकिन इसके साथ थोड़ा कन्फ्यूज़न भी बढ़ गया है? ये देखिए स्मिता, जब कोई भी इन्वेस्टर या आप शॉपिंग के लिए जाती हैं, मान लीजिए, आप जाती हैं वहां पर, आपको अगर 3 चॉइसेस या 2 चॉइसेस मिलेंगी, आपका डिसीजन मेकिंग फास्टर होता है। ये हिस्टोरिकली एक देखा गया है कि आपके पास अगर 2 ऑप्शन होते हैं तो एक पिक करना आसान होता है। अगर आपके पास 5 ऑप्शन है तो शायद एक कंज्यूमर या इन्वेस्टर कंफ्यूज हो सकता है। तो यस, मैं आपसे थोड़े हद तक सहमत हूं इस बात को लेके कि बहुत सारे विकल्प आ गए हैं। एक फंड हाउस आपको 2 या 3 ऑप्शंस दे रहे हैं और मान लीजिए 40 फंड हाउसेस हैं, तो आपके पास आपके सामने ऑप्शंस करीबन 100-150 ऑप्शंस हो गए आपको मल्टी एसेट कैटेगरी में इटसेल्फ। अब मल्टी एसेट में भी 2 तरीके के मल्टी एसेट फंड्स हैं। तो स्मिता, एक एग्जांपल के साथ बताता हूं ताकि इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आप एक फंड मैनेजर है, ओके। सो
आप मल्टी एसेट फंड की मैनेजर हैं और उसका एक मैंडेट आपके पास ये है कि जो भी पैसा आपको दिया जाता है मैनेज करने के लिए, आप खुद ही उसे इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल्स, रीट्स वगैरह आप खुद मैनेज करते हैं उसे। व्हिच मीन्स सारा पैसा आप अपने पास रख रही हैं और जितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डेट में करना है, वो सब डिसीजन आप और आपके को-फंड मैनेजर्स ले रहे हैं। तो ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल है कि जिसमें आपने पैसे लिए एज़ अ फंड मैनेजर और आपने क्या किया कि आपने कहा कि इक्विटी के लिए मैं किसी और को देता हूँ पैसा मैनेज करने के लिए। डेट मैं किसी और को देती हूँ मैनेज करने के लिए, कमोडिटीज मैं किसी और को दे दी वगैरह करके आपने आपने पैसे इकट्ठे जरूर किए हैं, लेकिन आपने अलग-अलग फंड मैनेजर्स को पैसे मैनेज करने के लिए दे दिए। अब ये अलग फंड मैनेजर्स आपकी खुद की एएमसी के भी हो सकते हैं या कोई दूसरी एएमसी के भी हो सकते हैं। तो आपने क्या कहा इक्विटी फंड में मुझे जो पैसे लगाने हैं, मुझे दूसरी म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में अच्छी लग रही है, मैं उसमें पैसे लगाऊँगा। भले पैसे आपने कलेक्ट किए, आपकी एएमसी ने कलेक्ट किए हैं, लेकिन आप किसी और फंड मैनेजर को और दूसरी म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी आप पैसे लगा सकते हैं। तो ये जो दूसरा सेटअप हम बता रहे हैं, वो है फंड ऑफ फंड। बेसिकली क्या है कि पैसे आपका फंड कलेक्ट कर रहा है और आप किसी और फंड में पैसे लगा रहे हैं। तो ऐसे 2 मॉडल आपको फंड हाउसेस अभी ऑफर कर रहे हैं कि या तो पूरा पैसा आप खुद मैनेज करें या आप किसी और को मैनेज करने के लिए दे दें। ये दोनों फॉर्मूला जो है, इन दोनों में अपने-अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। किसके फायदे हैं, किसके नुकसान हैं। अब एज अ फंड मैनेजर आपका ऑप्शन था, आपने दे दिया। इन्वेस्टर्स का फर्ज क्या बनता है कि वो चूज करें, मुझे कौन सा मॉडल अच्छा लगता है। अगर मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक ही फंड मैनेजर को पैसे दे रहा हूं, उन्हें ही करने दीजिए सब कुछ, तो आप वो वाली स्कीम जो ट्रेडिशनल मल्टी एसेट फंड का नाम दिया जा रहा है वो यूज करते हैं। अगर आप नहीं, आपको दूसरा मॉडल अच्छा लगता है, उसका फायदे ये है कि भाई फंड मैनेजर पैसे तो ले रहा है लेकिन अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स को पैसा फॉरवर्ड कर रहा है और वो मैनेज करके दे रहे हैं मुझे, तो फंड ऑफ फंड फॉर्मूला आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब इसमें एक एक्सटेंशन और आ रहा है, एक्टिव और पैसिव फंड ऑफ फंड। तो हालांकि मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बेसिक जो डिफरेंस है ये समझना इन्वेस्टर्स को जरूरी है। और इन्वेस्टर के लिए जो आपको अगर फॉर्मूला या जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है, आप उसे पिक करें और अपनी सुविधा के हिसाब से इन्वेस्ट करें। फंड हाउसेस का काम है आपको ऑप्शंस देना, आपका काम है जो आपको सूट करता है वो पिक करना। तो आई थिंक एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढ पाएंगे। जो इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न्स को चेस कर रहे हैं वो फिर डिटेल्स में नहीं जाते हैं और फिर जो स्कीम अच्छी रिटर्न देती है वही पिक करेंगे, तो उनके लिए कंफ्यूजन जरूर होने वाला है। अगर आप मतलब आप तो खुद ही पोर्टफोलियो लोगों के मैनेज करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो सिर्फ रिटर्न को चेज़ करते हैं और उसके ही पीछे भागते हैं। ऋषिकेश, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसके फ़ायदों में वो ये कि अगर आप इसको लेते हैं तो पोर्टफोलियो में जो ओवरलैप है ना, जो कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पोर्टफोलियो में ओवरलैप हो रहा है, लेकिन वो इसकी वजह से कम होगा। क्या एक यही फ़ायदा इसमें सबसे अच्छा है या और भी कई फ़ायदे हैं जो आपको दिख रहे हैं इसके तहत? जी स्मिता जी, ओवरलैप का एक जो आपने बहुत प्रमुख फायदा बोला कि वो काफी हद तक कम होगा। काफी सारे रेगुलेशंस आ रहे हैं, वहां पे आज भी एक रेगुलेशन आया है जहाँ पे ओवरलैप के बारे में बात की गई है। तो अगर हम देखें तो रेगुलेटर जो है वो ओवरलैप जो हो रहा है फंड्स का, वो स्कीम्स का या स्टॉक्स का, उसे कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर दूसरा फायदा क्या हो सकता है इसका, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन एक दो नुकसान भी है। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि फंड ऑफ फंड का जरिया जो अपनाया जाता है, जिससे वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी काफी हद तक कम होगी। जब आप मल्टी एसेट फंड में डालते हो तो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कौन से स्टॉक्स का, कौन से प्रेशियस एलिमेंट्स का चुनाव करे, प्रेशियस मेटल्स का चुनाव करे। यहाँ पे आप ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक दूसरे फंड मैनेजर को दे देते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम हो जाती है स्टॉक्स और स्कीम का चुनाव करने में। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है, जो एक्सपेंस रेशियो जिसे हम कहते हैं, वो काफी हद तक बढ़ सकता है क्योंकि दो लेयर ऑफ एक्सपेंस आता है। क्योंकि आप फंड ऑफ फंड के द्वारा अगर निवेश करते हो तो सबसे पहली बात यह है कि जिन फंड का आपने चुनाव किया है, अंडरलाइन फंड जिसे हम कहते हैं, उनका एक एक्सपेंस रेशियो होगा। उसके ऊपर ये फंड ऑफ फंड का भी एक एक्सपेंस रेशियो होगा, तो दुगना चार्ज लगने की पॉसिबिलिटी हो जाती है और इसके वजह से रिटर्न्स में हामी आने की गुंजाइश है। तो ये कुछ फायदे भी है लेकिन कुछ नुकसान भी है ये कैटेगराइजेशन आने की वजह से।
क्या अच्छी बात होती है। इसको ही तो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, कि आप हर एक चीज़ एकदम सामने रख देते हैं कि देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके साथ ये फ़ायदा भी होगा और ये नुकसान भी होगा। दूसरी तरफ हर्षवर्धन जो बहुत अच्छी तरीके से ये समझा देंगे कि अगर आप कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मत होइए। और इसीलिए तो हम एक परफेक्ट कहते हैं स्ट्रैटेजी के तहत लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और लोग समझते भी हैं, इसीलिए हमारी बात। सो आगे भी हम समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो म्यूचुअल फंड के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जिस तरीके से इस एक तरीके का बदलाव किया गया, या यूं कहें कि इसके पूरे परिवार को बढ़ा के इनको सिबलिंग्स दिए गए, इस पर कर रहे थे हम बातचीत। और इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ ऋषिकेश पालवे और हर्षवर्धन रुंगटा लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर मैं आपके पास आती हूँ। हमने एफओएफ की इतनी सारी बात की, सो इसलिए ये बात थोड़ा कंपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हर्षवर्धन, कि अगर हम ट्रेडिशनल फंड से एफओएफ को थोड़ा कंपेयर करें तो किसको आप ज़्यादा बेटर मानते हैं, या दोनों ही इक्वल हैं आपके हिसाब से? तो वेल स्मिता, दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। ऋषिकेश ने आपको एक ट्रेडिशनल मल्टी एसेट फंड के थोड़े फायदे बता दिए कि भाई एक फंड मैनेजर के पास में सारा पैसा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मान लीजिए टीईआर के बारे में हमने बात कर ली। वेल मैं एक दूसरा पहलू आपको एफओएफ का फिर कवर कर लेता हूं, तो आपको दोनों पहलू मिल जाएंगे। ऋषिकेश ने ऑलरेडी ट्रेडिशनल मल्टी एसेट फंड के बारे में बात कर ली है। सो वेल एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। आप अपना घर बनानी है, रेनोवेशन कर रही हैं, तो आपने किसी एक आर्किटेक्ट को या एक वर्कर्स को आपने अपॉइंट किया है। अब वही इंसान आपका इलेक्ट्रिकल का काम भी कर रहा है, कारपेंट्री भी कर रहा है, मेसन वर्क भी कर रहा है। तो दैट इज वन अप्रोच। दूसरा फंड ऑफ फंड का क्या है, आपने एक अपॉइंट किया, एक फंड मैनेजर को, एक आर्किटेक्ट को। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन अलग से रखा है, विच मीन इलेक्ट्रिक आपका इक्विटी फंड मैनेजर को अलग रखा है, उन्होंने कारपेंटर अलग रखा है, आपको मेसन अलग अलग रखा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हर एक इंसान की एक एक्सपर्टीज होती है। जो इक्विटी फंड मैनेजर है वो आपका प्रेशियस मेटल्स को नहीं मैनेज करता है, वो आपका डेट नहीं देखता है। तो एफओएफ का क्या मकसद होता है कि पैसा इकट्ठा करके वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट स्कीम या फंड मैनेजर या फंड हाउस, वो अलग अलग फंड हाउस में भी पैसे दे सकते हैं। तो आपका एक जगह पे आपको अलग अलग एक्सपर्टीज मिल रही है। उदाहरण के रूप में, अगर एक फंड मैनेजर है और उनकी एक्सपर्टीज स्मॉल कैप फंड्स में है और वो आपका पूरा पोर्टफोलियो खुद ही मैनेज कर रहा है, तो वो लार्ज कैप्स में उनकी स्टॉक सिलेक्शन की जो कैपेबिलिटीज होगी वो दूसरे फंड मैनेजर जो एक्सक्लूसिव लार्ज कैप फंड को मैनेज करता है उससे कम होगी। तो इन दिस केस अगर मुझे पैसे लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में डिवाइड करने हैं, मैं एक अच्छे लार्ज कैप फंड मैनेजर को पैसा दे सकता हूँ, और मिड कैप में कोई और अच्छा फंड मैनेजर, मैं उनको पैसे दे सकता हूँ, स्मॉल कैप में अलग से। जो गोल्ड सिल्वर को ट्रैक करते हैं मैं उनको अलग से दे रहा हूँ। तो फंड ऑफ फंड का आपको ये देखना है कि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कैसे अपना फंड को मैनेज कर रहे हैं, और अगर मैं कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा दे रहा हूं तो मुझे उसके सामने क्या वैल्यू एडिशन मिल रहा है। तो हर चीज को अगर हम एक ही लेंस से अगर देखेंगे कि भाई फंड ऑफ फंड है तो कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, अगर हम हर एक पहलू को नहीं ध्यान में रख के सिर्फ एक लेंस से हम हर चीज को इवेल्युएट करेंगे तो वो शायद गलत होगा। कई बार ज्यादा कॉस्ट देने के बाद अगर मुझे उससे ज्यादा रिटर्न मिलता है या ज्यादा एफिशिएंटली मेरे पैसे मैनेज होते हैं, तो शायद मैं वो एक्स्ट्रा कॉस्ट देने के लिए तैयार हूं। अगेन एक स्ट्रे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि हर टाइम, हर वक्त हमें एक ही लेंस नहीं यूज करनी चाहिए कि कॉस्ट कम, कॉस्ट कम। ये एक एक्चुअली ब्रेन वॉश कर दिया गया सारे इन्वेस्टर्स का कि जहां सस्ता वहां बेटर। उदाहरण के रूप में, अगर शाहजहां ने ताजमहल बनाते वक्त सबसे सस्ते कारीगर को चूज किया होता, तो ताजमहल ऐसा नहीं बनता जो आज बना है। तो हर चीज सस्ता, अच्छा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ये देखना है कि आप क्या कॉस्ट दे रहे हैं, उसके सामने आपको क्या वैल्यू मिल रही है। अगर कॉस्ट ज्यादा जा रहा है लेकिन वैल्यू उससे ज्यादा मिल रही है, तो इट इज बेटर टू पे हायर कॉस्ट। सो इवेल्युएट करें। मैं नहीं कह रहा हूं कौन सा फॉर्मूला अच्छा है, कौन सा फॉर्मेट अच्छा है, ये नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उसे एक बायस से मत देखिए कि खर्चा ज्यादा है तो मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है। आप ये देखिए कि उसकी फायदे नुकसान क्या है, दूसरे फायदे नुकसान क्या है, और आपको जो जमता है आप फिर वो पिक करेंगे। इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं आपने यहाँ पर जिसको कम भी समझ में आ रहा होगा वो भी आज पूरी तरीके से समझ गया होगा, जैसा आपने यहाँ पर एक से एक बाउंसर मारा है। ऋषिकेश, मुझे एक बात बताइए, ये जो वैरायटी बढ़ाई गई है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ, इसकी ज़रूरत थी क्या? कई मामलों में इसकी जरूरत बिल्कुल थी, ताकि एक ओवरलैप के आपने जो मुद्दा बोला था उसके चलते पूरा तो वो सेटअप। बिल्कुल जरूरी,
बिल्कुल ज़रूरत थी। दूसरी चीज़ ये है कि क्या मल्टी एसेट फंड्स एक बेहतरीन तरीका है निवेश करने का? तो उसका उत्तर मेरे हिसाब से शायद नहीं है। तो मल्टी एसेट के बीच में फंड ऑफ फंड भी अगर लेके आओ, क्या ये निवेशकों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है? तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि प्राइमरीली मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि मल्टी एसेट फंड में निवेश करना शायद गलत है। क्योंकि आपको अगर जैसे हर्षवर्धन जी ने भी कहा था कि मल्टी एसेट फंड जो है वो एसेट एलोकेशन करता है आपके लिए, और एसेट एलोकेशन जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ये जो एसेट एलोकेशन जो है वो पोर्टफोलियो लेवल पे होना चाहिए, स्कीम लेवल पे करके फायदा नहीं होता है। अगर आपके पास समझो 1 लाख रुपए है, तो आप पूरे के पूरे 1 लाख रुपए अगर मल्टी एसेट फंड्स में डाल रहे हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन 1 लाख में से अगर आप 10,000 रुपए निकाल के मल्टी एसेट फंड में डाल रहे हो तो ये गलत बात है, क्योंकि आप आपके पोर्टफोलियो पे एसेट एलोकेशन नहीं कर रहे हो, एक पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो पे एसेट एलोकेशन कर रहे हो। तो अगर आपको एसेट एलोकेशन करना ही है तो आप पोर्टफोलियो के हिसाब से कीजिए, और आपको एसेट एलोकेशन करना है तो वो एसेट एलोकेशन की जो भागदौड़ जो है वो अपने हाथों में रखे और ना कि फंड मैनेजर के पास दे। तो सबसे प्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मल्टी एसेट फंड ये कैटेगरी जो है, शायद ये सारे निवेशकों के लिए अच्छी कैटेगरी है, शायद नहीं। जिनकी राशि कम है या जिन्होंने अभी निवेश करना शुरू किया है, तो उन्होंने पूरी की पूरी राशि मल्टी एसेट फंड्स में डालनी चाहिए, जहां पे एसेट एलोकेशन फंड मैनेजर के हिसाब से जी। हो जाए। लेकिन आप अगर स्कीम लेवल पे मल्टी एसेट फंड में निवेश कर रहे हो तो वो पर्पस सॉल्व नहीं करता, क्योंकि पर्पस मल्टी एसेट फंड बिल्कुल एसेट बिल्कुल। एलोकेशन इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और बड़े कम ऐसे निवेशक होते हैं जो इन सब बातों का भी ध्यान रखें, लेकिन अच्छा कि आपने ये पॉइंट भी यहाँ पर रखा। इसी के साथ थैंक यू सो मच ऋषिकेश हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।